प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा का आपका गणित का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, ये क्वेश्चंस आपको 15/6/2023 में पूछे गए थे और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर बार इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट में पहले बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग पहला सवाल बोला है कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए, अद्वितीय हल कब होता है? तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, यानी ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तभी अद्वितीय हल होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि अनेक हल कब होता है। तो देखिए, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तब हल कितने होते हैं? तो अनेक हल होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं कि कोई हल नहीं होता है तो ऐसा किस स्थिति में होता है। तो देखिए, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता है। ये तीनों सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर सवाल को देखिएगा। एक ठोस की कुल कितनी विमाएँ होती हैं? देखिए, ये डीएलएड वालों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो कितनी विमाएँ होती है एक ठोस में? तो ठोस में क्या होता है कि लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। तो तीन ही विमा होते हैं। कितने विमा होते हैं? तीन विमाएँ होते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन विमाएँ हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर सवाल को। क्या है कि 12,750 रुपये में 25 रुपये के मूल्य वाले कितने शेयर खरीदे जा सकेंगे, जबकि दलाली प्रति शेयर 1/2 रुपये है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50 पैसा, यानी कि आधा रुपया दलाली लग जाता है। देखिए आप लोग, अभी ज़माना क्या हो गया है कि आप कोई भी चीज़ खरीदिएगा तो उसमें दलाली आपको लग जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कितने रुपए के शेयर खरीदने हैं। तो 12,750 रुपये के शेयर खरीदने हैं और प्रति शेयर का दाम कितना है? तो प्रति शेयर का अगर देखें तो 25 रुपये है और इसमें हमको दलाली भी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें दलाली भी लगता है। तो दलाली कितने का लगता है? तो 0.5 रुपये का दलाली लगता है। ठीक है, आधे को हम लोग 0.5 ही लिखते हैं। तो अगर देखिएगा तो प्रति शेयर कितना पड़ जाएगा? तो 25 पॉइंट कितना पड़ जाएगा? तो 25.5 रुपया प्रति शेयर का हमें दाम यहाँ पे पड़ रहा है। तो 25.5 से हम क्या करते हैं? तो कुल राशि को भाग दे देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ का जो पॉइंट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 10। अब देखिए, इसको हम लोग भाग देते हैं। तो जब आप इसको 255 को कितना बार चलाइएगा? 5 बार चलाइएगा तो कितना बार आएगा? 1275 आ जाएगा। और ये जो जीरो है यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो कितना बच गया? तो 50 बचा और 10 बचा। 50 और 10 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, यानी 500 शेयर खरीद सकते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर सवाल में है, एक आयताकार हॉल के फर्श का आयाम 4 मीटर बाई 3 मीटर है। ठीक है, एक फर्श है, उसका आयाम 4 मीटर बाई 3 मीटर है। हॉल के फर्श को पूरी तरह से 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आयताकार टाइलों से ढकना है। कितनी टाइलों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, हमें हॉल को क्या करना है? ढकना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो हॉल का क्षेत्रफल बटे में हम लोग क्या कर देंगे? तो एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब आप इन दोनों को हल कीजिएगा तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो हॉल का क्षेत्रफल देखें तो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। देखिए, ये दोनों मीटर में है। नीचे वाला देखते हैं तो नीचे में 8 सेंटीमीटर टाइल की लंबाई है और 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो देखिए, नीचे वाला जो हमें राशि दिया गया है इसका मात्रक सेंटीमीटर में है और ऊपर वाले का मात्रक मीटर में है। तो हम लोग ऊपर वाले को मीटर में बदल लेते हैं। 4 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे और 3 को भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको हल करते हैं तो 4 से 8 कट जाता है 2 बार में और 3 से 6 कट जाता है 2 बार में। 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आएगा और इस 2 से फिर इस 100 को काटेंगे तो कितना आएगा?
50 आएगा। तो ऊपर में कितना बचा हमारा, तो देखिए 50 और गुना 50 बचा, तो 50 और 50 का गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, यानी 2500 टाइल की आवश्यकता है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं टाइल वाले या ढकने वाले, तो आपको क्या करना है, पूरे पूरे क्षेत्रफल को आपको उस पार्टिकुलर वस्तु के क्षेत्रफल से भाग कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर सवाल है आपका कि यदि एस एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस बराबर क्यू एस बराबर आर एस है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। देखिएगा, एक आपको त्रिभुज दिया गया है क्या, तो पी क्यू आर। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। कैसे त्रिभुज बना लेते हैं, तो देखिएगा इस तरह का हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इस त्रिभुज में पी क्यू पर एक बिंदु है, तो पी क्यू हम लोग इसको मान लेते हैं, ये पी क्यू हो गया, और यहाँ वाला बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो आर मान लेते हैं। तो बोला है कि पी क्यू पर एक बिंदु इस प्रकार है, पी क्यू पर एक बिंदु बीच में है, और मतलब बीच में नहीं कहीं पे भी है, तो एक इस प्रकार है। इसका क्या ये मान है, तो एस है। ठीक है, बिंदु क्या है, एस है। इस प्रकार है कि पी एस बराबर क्या हो जाता है, तो पी एस बराबर क्यू एस हो जाता है, यानी ये आपस में बराबर हो जाता है, और आर एस भी आपस में बराबर हो जाता है, तो तीनों आपस में बराबर है। तो देखिए ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर बराबर है तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 2 है, इसको कोण 3 मान लेते हैं, और इसको कोण 4 मान लेते हैं। तो क्या होता है कि बराबर सम्मुख भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले त्रिभुज में देखें, पहला वाला ये त्रिभुज में देखें, तो आप देखिएगा कोण ये वाली भुजा अगर देखते हैं, तो इस वाली भुजा के सम्मुख में कौन सा कोण है, तो कोण 3 है, और इस वाली भुजा के अगर सम्मुख में देखिएगा तो कौन सा कोण है, कोण 1 है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से हम लोग अगर इधर देखें इस वाले में तो देखिए इस भुजा के सम्मुख में कौन सा कोण है, तो कोण 2 है, और उस भुजा के सम्मुख में, ठीक है, यानी कौन सा, ये वाली भुजा के सम्मुख में अगर कोण देखिएगा तो आपको कोण 4 है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब हम यहाँ से इस तरह से प्राप्त कर, सॉरी यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। जब इसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग अगर त्रिभुज पी क्यू आर को अगर हम लोग क्या करते हैं, तो इसकी भुजाओं का अगर कोणों का योग करते हैं, तो पहला कोण है 1, दूसरा कोण है 2। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आप कोण देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोण 1 है, कोण 2 है, जो कि एक ही कोण है, तो इन दोनों को जोड़ दिए, और प्लस यहाँ पे यहाँ वाला कोण जोड़ देते हैं, कोण 3 को जोड़ देते हैं, और कोण 4 को जोड़ देते हैं। इन सभी को जोड़ने पर कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग आगे इसको हल करते हैं तो कोण 1 प्लस कोण 2, देखिए कोण 3 को हम लोग, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस है, कोण 3 को हम लोग लिख सकते हैं कोण 1, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर, तो कोण 1 लिख दिए, और कोण 4 को हम लोग लिख सकते हैं कोण 2, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह से जब हम लोग 180 करते हैं तो देखिए कोण 1 और कोण 1 2 बार आया है, तो 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं, और उसी तरह से कोण 2 2 बार आया है, तो 2 को आउट कर लेते हैं, तो क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 2 बचा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस 2 से 180 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 का मान क्या है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, इसका मतलब हमारा जो त्रिभुज है पी क्यू आर, यह एक क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे बोला है पी एस का स्क्वायर, तो देखिए पी एस कहाँ है, तो पी एस का स्क्वायर, तो देखिए ये इस वाले त्रिभुज का भुजा है, जो कि गलत हो जाएगा। हमें अब पूरे पी क्यू आर त्रिभुज में बात करना है। तो देखिए इसमें बोला है कि पी आर का स्क्वायर, तो पी आर कौन सा हो गया, पी आर ये वाली भुजा। ठीक है, पी आर प्लस आपको क्या बोला है, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर देखिएगा ये वाली भुजा क्यू आर है, और बराबर क्या बोला है, तो बराबर पी क्यू का स्क्वायर है, यानी ये वाली भुजा का स्क्वायर है। देखिएगा बिल्कुल संतुष्ट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि पी क्यू आर क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 51 नंबर में कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है, तो देखिए y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, और 0 को पहले लिखा जाता है, और y अक्ष में y का मान कुछ होगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 0y लिखेंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ लेता कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता, तो x अक्ष पर क्या हो जाएगा, x का मान तो कुछ होगा लेकिन y का मान 0 हो जाएगा, तो x अक्ष पर ये होगा और y अक्ष पर ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर सवाल है कि आंकड़े
PQR का माध्य एवं Q2R और S के माध्य का मान समान है तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा इस तरह से आपको बहुत सारे इस वीडियो में सवाल हम लोग लेके आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। तो देखिएगा इन आंकड़ों का माध्य हमें क्या माध्य निकालना है, तो PQR P + Q + R माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, उनकी संख्या से भाग कर देते हैं। बोला है कि इनका माध्य, ठीक है, इनका माध्य हम लोग निकाल लिए, यहाँ पे निकाल लिए। बोला है कि Q और 2R तथा S के माध्य का मान समान है, तो दोनों का मान समान है, बराबर कर देंगे किसका, तो Q + 2R + S का भी माध्य। तो माध्य निकालने के लिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे। तो देखिएगा ये तीन आपस में कट जाएगा, तो क्या बचा, P + Q + R, और उधर वाले को हम लोग इधर ही लेके आ जाते हैं, तो हो जाएगा -Q -2R और -S इधर हो जाएगा बराबर 0। तो देखिएगा यहाँ पे +Q और -Q आपस में कैंसिल हो जाएगा, P और ये जो R है प्लस में है, ये जो 2R है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा और -S हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको आगे अगर हम लोग देखते हैं तो P को इधर रखते हैं, R को भी उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा R, और उधर S को भी भेज देंगे तो हो जाएगा +S। तो R + S, P बराबर R + S आया। देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, P बराबर RS, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। देखिए मान लेते हैं कि x अक्ष से दूरी बोला है, तो x अक्ष ये वाला होता है, ठीक है, जो क्षैतिज अक्ष होता है इसे हम लोग x अक्ष कहते हैं। तो इससे अगर किसी दूरी को हमको निकालना है, इसका मतलब है कि हम दूरी को ले रहे हैं, ऊपर की तरफ ले रहे हैं, तो ऊपर की तरफ किसका मान होता है, y का मान होता है। तो x अक्ष से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालने बोलेगा तो वो y का मान होगा, ठीक है। और y का मान को हम लोग क्या कहते हैं, तो y का मान को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। और x का जो मान होता है उसे भुज कहा जाता है, ठीक है। तो x अक्ष से किसी बिंदु का दूरी कोटि कहलाएगा। वहीं अगर आपको पूछ ले कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगा, तो वो उसका भुज कहलाएगा, यानी x का मान कहलाएगा, जो कि भुज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर सवाल है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यांक a है तो p ऑफ a का मान क्या होगा। देखिए p ऑफ x का एक शून्यांक क्या है, तो p ऑफ x का शून्यांक क्या है, एक a है। तो देखिए जब हम लोग a का मान रखते हैं, ठीक है, जब a का मान रखेंगे तो क्योंकि ये शून्यांक है तो ये क्या करेगा, p ऑफ x को 0 बना देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शून्यांक ही है। तो शून्यांक है, इसका मतलब इसका मान रखने से 0 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या बोला है कि 9, 10, 15, x, 6, 8 तथा 12 का माध्य 10 है तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। देखिए आपको माध्य माध्यिका वाला सवाल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। देखिएगा क्या बोला है, तो माध्य दिया हुआ है, तो माध्य निकालने के लिए हम आंकड़ों को जोड़ते हैं और उसकी संख्या से भाग करते हैं। तो देखिएगा सबको जोड़ेंगे, 10 + 15 + x + 6 + 8 + 12, इनका माध्य निकालना है तो इनकी संख्या से भाग कर देंगे। इनकी संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, 7 से भाग कर देंगे और बराबर कितना बोला है, तो 10 हो जाता है बराबर। अब इन सबको जोड़िएगा तो 10, 9, 19, 19 और 15 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 19 और 15 34 हो जाएगा। 34 और 6 कितना हो जाएगा, तो 34 और 6 हो जाएगा 40, 40 और 8 48, 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका ऊपर वाले को जोड़ने पर 60 + x आता है और नीचे वाला जो 7 है 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अगर x का मान निकालेंगे तो ये 70 माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x का मान आ गया 10। अगर इन आंकड़ों में x का मान 10 रख देते हैं, तो इन आंकड़ों में अगर x का मान यहाँ पे 10 आ जाता है, तो बताइए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, तो जब आंकड़ों में ऐसी संख्या जो ज़्यादा बार आती है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया, तो 10 ही वो संख्या है जो 2 बार आया है, ठीक है। बाकी सारी संख्याएं 1 बार आई हैं, 10 2 बार आया है, तो जो ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर सवाल क्या है कि साइन 45 + थीटा - कोस 45 + थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए आप यहाँ पे थीटा के जगह में कुछ भी मान रख दीजिए और मान को निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए साइन 45 डिग्री + थीटा बोला है, तो हम लोग थीटा के जगह में 0 रख देते हैं। और वहीं कोस 45 डिग्री - थीटा बोला था, थीटा की जगह में 0 रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, तो कोस 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान आप लोग को पता है कि
कितना होता है, तो 1/√2 होता है। कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये प्लस में ये माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए अगर आप थीटा को 0 ना रख करके अगर कुछ भी रखिएगा तो आपका मान यही आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है 57 नंबर में कि सूत्र x बराबर a प्लस सिग्मा एफ टी बट म्यू आई बटे में सिग्मा एफ इंटू एच में म्यू आई क्या है। ठीक है, तो देखिए म्यू आई क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बटे एन हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए बटे एन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं। एक बेलन और एक शंकु समान आधार, त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। ठीक है, तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेलन और शंकु का आधार समान है, यानी आधार का जो त्रिज्या है वो समान है और इसकी ऊंचाई भी समान है, तो इनका अनुपात निकालने बोला है। किसका, तो सबसे पहले हम बेलन का किससे निकालने बोला है अनुपात, तो निकालने बोला है शंकु से। तो इन दोनों के हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का आयतन का अनुपात बोला है, तो आयतन को लिख लेते हैं। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वहीं जो शंकु का आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, चूंकि हाइट दोनों का समान है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आर यानी कि त्रिज्या दोनों का समान है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और पाई तो दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा 1/3, तो ये 3 ऊपर जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको हर एग्जाम में इस तरह के अनुपात वाले सवाल देखने को मिलते हैं, आपको फॉर्मूला को याद कर लेना है अच्छे से। 59 नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है, 5/22 या ये। तो देखिएगा शांत दशमलव में किसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो जब हर का, किसका, हर हम लोग नीचे वाले को बोलते हैं, किसी भी भिन्न में जो नीचे वाला होता है उसे हर कहते हैं। हर जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, किसके रूप में, 2 और 5 के रूप में हो, तो उसमें शांत दशमलव, वो शांत दशमलव में होगा। ठीक है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के गुणज के अलावा अगर कुछ भी आ जाएगा तो वह शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो इसमें देखिए अगर 22 को हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 × 11, इसमें 11 आ गया, जबकि 2 और 5 का ही गुणज आना चाहिए था, 11 आ गया, तो इसका मतलब ये शांत नहीं है। अगला देखते हैं, इसके नीचे में 7 है तो ये भी शांत नहीं होगा। नीचे में देखिएगा 8 है, तो 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 आया, अगर 2 भी आएगा, एक बार आए या 2 बार आए, जितना भी बार आए, या फिर 5 भी आ जाए, एक बार या 2 बार, या दोनों ही साथ में आ जाए, तो इस स्थिति में ये शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो शांत नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा 60 नंबर सवाल है कि यदि बहुपद 2x² + 5x - 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जब भी हमको बहुपद दिया हो रहता है तो इसमें a, b और c का मान लिख लेते हैं। a का मान होगा x² का गुणांक, b का मान होगा x का गुणांक और c का मान होगा अचर पद, तो c का मान है -3। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी शून्यांकों का योग निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस, और b का मान कितना है, तो 5 है, बटे में a का मान कितना है, तो 2 है, कितना आया, -5/2 आया। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि 1 + tan थीटा बटे में 1 - tan थीटा का मान अगर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। क्या बोला है कि 1 + tan थीटा और बटे में क्या है 1 - tan थीटा है, इसका मान कितना है, √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए अगर √3 है तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। तो अब देखिए अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, यानी ये वाला जो पद है हमारा, इस वाले पद को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग अगर tan 60 डिग्री को यहाँ पे तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस क्या हो जाएगा, तो tan 15 डिग्री का मान ही क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि tan 45 डिग्री और प्लस में tan 15 डिग्री बटे में क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं tan 45 डिग्री और यहाँ पे माइनस में tan
15 डिग्री करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, तो ये थीटा जो है, ये जो एंगल है 60 को, उसको 45 और 15 में तोड़ दिया। ठीक है, जब आगे आप इसको हल कीजिएगा तो 10 45 का मान 1 हो जाएगा और प्लस में 10 15 का मान 10 15 ही रहेगा। बटे में क्या होगा, तो 10 45 का मान 1 हो जाएगा और माइनस 10 15 ही रहेगा। तो देखिएगा आप, अगर पहला वाला इससे और इसको मैच करते हैं तो 1 की जगह में 1 है, 10 थीटा की जगह में 10 15 है, नीचे में 1 माइनस 10 थीटा है, तो इसमें 1 माइनस 10 15 है। तो देखिए आप थीटा के जगह में कौन सा आया, थीटा के जगह में 15 आया। कितना आया, 15 डिग्री आया। इसका मतलब ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थीटा का मान 15 डिग्री हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 62 नंबर सवाल को, कि a इंटू बी का लॉसो और a इंटू बी का मोसो, सॉरी a इंटू बी बराबर लॉसो ऑफ ए बी इंटू मोसो ऑफ ए बी है, यह केवल सत्य है। ये किसके लिए सत्य है? देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि जब दो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल जो होता है उनके लोसो और मोसो का गुणनफल होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, यह फॉर्मूला है। लेकिन यह फॉर्मूला कितनी संख्याओं के लिए काम करता है, तो यह केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। कितनी संख्याओं के लिए? दो संख्याओं के लिए। जब भी तीन संख्याएं हो जाएंगी तो यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 63 नंबर सवाल है, यदि 10 अल्फा बराबर 2/3 है तो 10, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ये नहीं होगा, 10 2 अल्फा होगा। क्या होगा? 10 2 अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 10 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला था? 10 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 2 10 अल्फा बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम लोग अगर 10 अल्फा का मान रखें तो 10 अल्फा का मान कितना दिया? 2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और 10 अल्फा के जगह लिख देंगे 2/3 और बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। तो 10 अल्फा का मान कितना है? 2/3 है, तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। और जब आगे इसको हल करेंगे तो ऊपर में 2 दूनी 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे बटे देके 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब आप आगे इसको हल कीजिएगा तो ऊपर में 4/3 है और नीचे में क्या हो जाएगा? तो 9, और यहाँ पे भी 9 माइनस 4 हो जाएगा। तो 4/3 और बटे में 5 बटे कितना हो गया? 5/9 हो गया। तो देखिए जब आगे इसको हल करेंगे तो 4/3 और इसको हम पलटा के लिख देंगे 9/5। अब देखिए इसको काटिएगा तो 3 तिया 9 आया। ठीक है, तो आप देखिएगा तो ऊपर में 4 और 3 बचा, 4 तिया 12 हो जाएगा और नीचे में 5 बचा, तो 12/5 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिएगा 12/5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 20 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला सवाल है 64 नंबर में, कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ठीक है, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने बोला है। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि आंकड़ों का योग। क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, बटे में आंकड़ों की संख्या। तो हम लोग जब विषम संख्याओं का योग मालूम कर लेते हैं, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अगर मान लेते हैं हम लोग तीन विषम संख्या लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5, तो ये विषम संख्या लिए इसका माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे। जोड़िएगा 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी 9/3 हो गया बराबर कितना हो गया? तो 3 हो गया। कितना आया इसका योग कितना आया? 3 आया। सॉरी, इसका माध्य कितना आया? 3 आया और योग कितना आया? 9 आया। तो देखिए 9 किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है। यानी n जो है, यानी विषम संख्याओं का जब भी हमको योग निकालना है तो हम क्या कर देंगे? n का स्क्वायर कर देंगे। जितना भी पद होगा उतने पद का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए योग n स्क्वायर आ गया और कितने संख्याओं का माध्य निकालना है? तो n संख्याओं का माध्य निकालना है। n से भाग कर देते हैं तो ये n और इसका स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाता है और कितना मान आता है? तो n आता है। यानी n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? n होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। तो देखिए परिमेय कौन सा संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ऐसी संख्याएं जो वर्ग के अंदर पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिएगा इसको अगर हम लोग वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो ये बटे में आ गया, p/q के रूप में आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई क्या होता है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे देख लेते हैं 66 नंबर सवाल है कि किसी त्रिभुज के एक कोण की माप 70 डिग्री हो तो शेष दोनों कोणों की माप का योगफल क्या होगा।
देखिए एक कोण का माप दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें से एक कोण का माप 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 70 को घटाते हैं तो बाकी दो कोणों का योग कितना आता है, 110 आता है। वही हमें पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपये वाले शेयरों में 1500 रुपये पूंजी लगाता है, उसका मूल्य 12 रुपये 30 पैसा होता है, तो वो उसे बेच देता है, उसका लाभ क्या होगा। तो देखिए 1500 रुपये में शेयर खरीदता है, 10 रुपये के भाव। तो हम लोग सबसे पहले शेयरों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, संख्या। तो शेयरों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल शेयर का जो है मूल्य लिख लेंगे ऊपर में, और एक शेयर का मूल्य लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 शेयर हो जाएगा। ठीक है, 150 शेयर खरीदा गया और उसका दाम कितना हुआ, तो 12 रुपये 30 पैसा हुआ, तो उसे बेच दिया गया। यानी 10 रुपये में खरीदा गया और 12 रुपये 30 पैसा में बेच दिया गया। सॉरी, 12 रुपये 10 रुपये में खरीदा गया। इसको माइनस कीजिएगा तो लाभ कितना का हो रहा है, तो 2.30 रुपये का लाभ हो रहा है प्रति शेयर। तो कितना शेयर खरीदा गया था, 150 शेयर खरीदा गया, और प्रति शेयर में लाभ कितना है, तो 2.30 रुपये का है। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ का जो पॉइंट है ये आपस कैंसिल होकर यहाँ नीचे आ जाएगा 100, यहाँ का जीरो कैंसिल, यहाँ का जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आया, 15 गुना 23 आया। ठीक है, 15 और 23 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 345 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 345 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अगला सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंक 2 तथा 4 हो। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोला है, तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, शून्यांकों का योग निकालना है और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यांक दिया हुआ है 2 और 4, इसको अगर जोड़ देते हैं तो 6 इसका योग हो जाता है, और गुना करते हैं तो 8 हो जाता है। अब बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस होगा, क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण निकालने का। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे कितना है, तो माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, तो इसके जगह में लिखेंगे 6, और एक्स ऑलरेडी है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान लिखेंगे जो कि है 8। तो देखिएगा क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आया। देखिए ये बहुपद किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सवाल क्या है कि n संख्याओं का माध्य x है तथा प्रत्येक में k से गुना करने पर नया माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ है कि n संख्याओं का माध्य x दिया गया है, माध्य x दिया गया है, और सभी संख्याओं में k से गुना कर दिया गया है। इसका मतलब माध्य भी जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये भी k से गुना हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, माध्य को भी k से गुना कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देख लेते हैं, और इस सेशन का ये अंतिम सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा क्या बोला है कि एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है। देखिए पेंसिल कैसा होता है, तो देखिए पेंसिल ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, तो एक बेलन रहता है, और बेलन के यहाँ इस सिरे में क्या रहता है, तो एक शंकु रहता है। तो ये एक बेलन क्या है, एक बेलन और एक शंकु का संयोजन है, एक बेलन और एक शंकु का संयोजन है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 सिलेंडर। तो देखिए 2 सिलेंडर नहीं है, एक अर्धगोला और एक सिलेंडर, ये भी गलत हो जाएगा। एक शंकु और एक सिलेंडर, तो बेलन को सिलेंडर कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शंकु और एक सिलेंडर का ये क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आज के वीडियो में हम लोगों ने गणित के एक सेट को हल किया, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल 25 सवाल थे, और इन 25 सवालों को हम लोगों ने हल किया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही आपको सवाल पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। हम लोग और भी सेट लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।